So that is uh, so that is bolus feeding. Second feeding mode would be intermittent feeding. It is not so common, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आप EN न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को जो है 20 to 60 मिनट्स के दौरान मतलब थोड़े लंबे ड्यूरेशन में पंप के थ्रू या ग्रेविटी की मदद से आप 4 to 6 आवर्स के वक्फे से फीडिंग कर रहे होते हो. इंटरमीडिएट और बोलस फीडिंग तकरीबन सेम सेम है, बस फर्क इतना है कि बोलस फीडिंग के लिए आपको पंप की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसको छोटे टाइम के अंदर पूरा बोलस एक साथ देते हो. इंटरमीडिएट में होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट लेट्स से 250 ml आप तकरीबन 20 to 60 मिनट्स के अंदर 4 to 6 आवर्स के अंदर दे रहे होते हो इंटरमीडिएट में. तो बोलस और इंटरमीडिएट बेसिकली एक ही तरह की टाइप अक्सर कंसिडर की जा रही होती है. Third type is cyclic feeding. It is defined as feeding which is done through a feeding pump for several hours during a 24-hour period. यानी कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आवर्स होता है, उसमें कंटिन्यूस आप फीडिंग पंप के थ्रू दे रहे होते हो. लाइक लेट्स से 12 आवर्स की साइक्लिक फीडिंग है. 12 आवर्स आपने फीडिंग की, बाकी 12 आवर्स आपने फीडिंग नहीं की. तो जो 12 आवर्स आपने साइक्लिक फीडिंग करनी है वो आपने एक पंप की मदद से, एक पंप की असिस्टेंस से करनी है. ठीक है. द फोर्थ इज कंटिन्यूस फीडिंग, जो कि हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू कर रहे होते हैं. एंड कंटिन्यूस फीडिंग इज द मोस्ट कॉमन इन क्रिटिकल केयर एरियाज, जहाँ पे पेशेंट को कम अमाउंट थ्रू आउट 24 आवर्स आप दे रहे होते हैं. इट इज डिफाइंड एज फीडिंग via a feeding pump for several hours during a 24-hour period. आप फीडिंग पंप से एक फीडिंग बैग अटैच करते हैं, फीडिंग बैग के अंदर पूरी फीड एक साथ डाल के रख दी जाती है और वो फीडिंग पर आवर के हिसाब से एक रेट सेट हो जाता है, लाइक 20 ml पर आवर. तो 1 घंटे के अंदर पेशेंट को उस बैग से सिर्फ 20 ml जाता है और 20 करके 24 आवर्स के अंदर पूरा गोल मीट होता है. तो क्रिटिकल केयर एरियाज में ज्यादातर कंटिन्यूस फीडिंग यूज होती है बिकॉज ये ज्यादा टॉलरेबल होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए हु आर having an altered hemodynamic instability. तो उनके लिए ये ज्यादा suitable होती है. सो व्हाट इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग फीड? ऐसी क्या गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करवानी है और काउंसिल करनी है स्पेशली टू द स्टाफ एंड टू द पेशेंट अटेंडेंस एज वेल, अगर आप पेशेंट को घर भेज रहे हैं? Number one thing that you have to take care of is elevating the head of bed greater than 30 to 45 degrees during feeding. पेशेंट को अगर बिठा नहीं सकते, अगर पेशेंट बेड बाउंडिंग है, तो एटलीस्ट उसका आपने हेड एलिवेट रखना है 30 to 45 डिग्रीज के एंगल पर जब आप उसको फीडिंग करें. सेकेंड ये कि आपने उसको एलिवेटेड 30 to 40 मिनट्स तक रखना है इवन आफ्टर फीडिंग, उसको फौरन लिटा नहीं देना है. थर्ड इज फ्लशिंग ट्यूब बिफोर एंड आफ्टर फीड एंड इवन आफ्टर गिविंग एनी मेडिकेशन. अगर आप नहीं करेंगे तो obviously your tube is going to clog. Either the formula is going to get stuck in the tube or any medication is going to be stuck in the tube, which is going to clog the tube and it is going to cause a lot of problems. And the last thing which is really critical to monitor is to checking the gastric aspirate after every 2 to 3 hours of feeding, जिससे हमें पेशेंट की टॉलरेंस का पता चलता है. सो व्हाट आर द कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स जो कि नजर आती हैं? कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स में आपके पास ट्यूब डिसलॉजमेंट होता है कि पेशेंट ने ट्यूब पुल आउट कर ली या पेशेंट की ट्यूब जगह से हिल गई, जिसकी वजह से ईएन डिलीवरी सही नहीं हो पाती. ट्यूब क्लॉग हो गई बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर वाटर फ्लैशेस रूटीन. पेशेंट को इंटॉलरेंस होना शुरू हो गई है, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया है, पेशेंट को एस्पिरेट आ रहा है, नौशा या वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट्स को आफ्टर फीडिंग, कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हो रही है, लाइक उसका एंजाइम्स आगे पीछे हो रहे हैं या कोई मेटाबॉलिक फंक्शंस डिरेंज हो रहे हैं, कोई गट डिसमोटिलिटी हो रही है, गट इस्कीमिया है, गट ऑब्स्ट्रक्शन है. ये सारे कुछ कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे होते हैं. ईएन टॉलरेंस असेस कैसे करेंगे? एक ऐसा पेशेंट जो इंटरनल न्यूट्रिशन पर हो, उसकी ईएन असेस ऐसे होगी कि आपने उसकी एक तो लैब्स चेक करते रहना है कि पेशेंट डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा, उसके इलेक्ट्रोलाइट पैनल से अक्सर ये चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं. पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग या डायरिया की कंप्लेंट्स तो नहीं हो रही. आप जब पेशेंट फॉलो अप पर जाते हैं तो इजीली आपको रिकॉल मिल सकता है स्टाफ से या पेशेंट खुद बता सकता है. कॉन्स्टिपेशन या क्रैम्प्स तो नहीं हो रहे, एस्पिरेशन तो नहीं आ रहा किसी किस्म का, जो कि यूजुअली स्टाफ चेक कर रहा होता है बेड साइड पर.
एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रही। अक्सर फिजिशियंस खुद इस चीज़ को इन चेक रख रहे होते हैं, तो ये भी आपको आपके नोट से पता चल सकता है इजीली पेशेंट के। हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, इनपुट एंड आउटपुट क्या है पेशेंट का, ईसोफेगल रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा पेशेंट को। ये तमाम चीज़ें आपके ईएन टॉलरेंस को असेस करने में मदद देती हैं कि पेशेंट फीड टॉलरेट कर भी रहा है या नहीं। डू वी नीड टू चेंज द फीडिंग रेजिमेन और नॉट? These are the things that you're going to make sure that you're going to monitor when you're putting a patient on enteral nutrition. So this was my brief introduction of enteral nutrition, the basics that you need to familiarize yourself with before you go towards it. And I hope it was informative. If there are any questions, feel free to give them, and I would be happy to answer them. Thank you so much.